बनारस के औघरपन को जाना तो तमाम विद्वानों को पढ़ के जाना। काशी नासिक जी की तस्वीर यहाँ बनी हुई थी। नहीं है तो पूछेंगे किससे पूछ के किया। जैसे कि हर तहसील में एक दफ्तर स्थापित कर दिया गया हो जहां आप अपनी एप्लीकेशन लेकर जाओ, वहां पापा जैसे लोग बैठे हैं, पावती पर ठप्पा लगाएं, कहेंगे हाँ अब तुम्हें इजाजत है प्रेम करने की। पर वो तो लिबरल है साहब, जमाना बदल रहा है। तो वो पूछेंगे कौन है। अब यहां से साइंस किक इन करती है। साइंस ये कहती है कि किसी को भी किसी से भी प्रेम हो जाता है, और जरूरी मॉरलिटी ये कहती है कि यदि इफ यू वांट टू बी विद दैट पर्सन, कंसेंट इंपॉर्टेंट है, राइट। दो चीजें हैं, प्रेम एंड कंसेंट। ऐसा नहीं कि साहब हम प्रेम करते हैं, एक तरफा प्रेम की ताकत तुम क्या जानो चुन्नी बाबू, ऐसी की तैसी, यू आर स्टॉकिंग दैट पर्सन, दिस इज नॉट गुड। तो ये दोनों चीजें हैं। अब इसके बाद देखिए कि अगर वो लड़का या लड़की, आप अपने कहानी में अपने हिसाब से चुन लीजिए। ये कहता है कि यस आई एम इन लव, और वो अपने पार्टनर के बारे में बताता है। फर्ज करिए कि एक लड़की है, वो कहती है कि यस पिताजी आई एम इन लव एंड मैंने अपना पार्टनर चुन लिया है। वो एक लड़का है जो कॉन्गो रिपब्लिक या नामीबिया का है। क्या रिएक्शन होगी? इमेजिन एक बनारसी पेरेंट्स, बहुत अच्छे से पढ़ाया, अच्छे स्कूल में पढ़ाया, साहब आईआईटी निकला, उसके बाद चला गया कहीं और पोस्ट डॉक के लिए गया, बर्कले गया, कहीं भी गया, रिएक्शन बदल जाएगी। अगर वो कहे लड़का है रूस का है, तो अब कॉन्गो रिपब्लिक से आप रूस पर आ गए, बदल जाएगा। अब फर्ज करिए कि वो लड़का है आपका, और वो कह रहा है कि लड़की है और रूस की है, तो आपको वो तमाम घिनौने जोक्स याद आ जाएंगे जो हमारे समय में रशियन लड़कियों की। यही वो समय है जिसकी भविष्यवाणी शास्त्रों में की गई थी कि भूकंप आएगा, प्रलय की पूर्व चेतावनी होगी। क्यों? क्योंकि आप सेम जेंडर से कैसे प्यार कर सकते हैं। या ये भी हो सकता है कि वो लड़का या लड़की ये मुनादी करे, आई डोंट थिंक आई एम मेंट फॉर दिस इंस्टीट्यूशन कॉल्ड मैरिज, आई डोंट बिलीव इन इट, इट्स आउटडेटेड। वो ये भी कह सकता है कि आई एम एसेक्सुअल, आई डोंट हैव दोस काइंड ऑफ फीलिंग। ये पत्रकारिता का काम है कि वो शास्त्र को खींचकर लोग के पास लेकर आए, और हम कोशिश कर रहे हैं, पर मैं बहुत अभी सफल हम नहीं हो पाए हैं, पर कोशिश कर रहे हैं, कुछ कदम बढ़ पाए। वो एक महत्वाकांक्षा है। दूसरा, मुझे लगता है जब तक हम लोग साइंस को कूल नहीं बना देंगे, और साइंस का मतलब सिर्फ साइंस में नंबर लाना नहीं है। मैं अक्सर एक प्रसंग कहता हूं कि साहब एक बच्चा आपके घर का आपके पास आया, उसने अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाया, आपने एक तमाचा मारा और कहा कि बेटा साइंस में इतने कम नंबर क्यों आए, साइंस पढ़ो, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो साइंस जरूरी है। बच्चे को समझ में आ गया, बच्चे ने बहुत साइंस पढ़ी, बच्चा यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में, एमआईटी में, स्वीडन की किसी लॉ लैब में बड़ा साइंटिस्ट बन गया। एंड वन फाइन डे ही और शी दे अप्रोच यू, और वो आपको बताते हैं अपनी जिंदगी की सबसे जरूरी मुनादी के बारे में कि माँ पापा मुझे प्रेम हो गया है। ये बोलते ही बॉलीवुड के व्याकरण के हिसाब से पृष्ठभूमि में जल तरंगें बिछनी चाहिए थी, बस राइट। सुंदर संगीत होना चाहिए था, कलरव होना चाहिए था, आपकी माँ को कभी खुशी कभी गम की जया बच्चन में तब्दील हो जाना चाहिए था, और पिता को भी। लेकिन असल में क्या होता है, आर्थिक स्वावलंबन भी था कि साहब बाहर भी निकलना है। और ये वो दौर है जब आप अपनी पिक्चर के अमिताभ बच्चन होते हो और आपके पापा दिलीप कुमार, तो आपको लगता है कि दुनिया में मुझे कोई नहीं समझता, और सबसे पहले तो मेरे पापा नहीं समझते। वही पापा जिनके जैसा आप बड़े होकर बनना चाहते थे, और जब आप थोड़े बड़े हो जाते हो तो उन पापा को नए सिरे से, नई तरलता से समझ पाते हो शायद। तो बाहर निकलना था। जेएनयू एक ऐसी जगह है जहां पर अगर आप आर्थिक रूप से बहुत मजबूत नहीं है तब भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, और इंटरसेक्शनैलिटी बहुत है, और कक्षाओं से ज्यादा कक्षाओं के बाहर पढ़ाई होती है। तो हम साहब वहां से उरई से निकल आए, दिल्ली आ गए, और दिल्ली आके समझ में आया कि एकेडमिक्स सिर्फ उतनी नहीं है जितनी किताबों में दिखती है। तुम्हारे गाइड कौन है, तुम्हारा टॉपिक कौन है, तुम्हारे गाइड की इन दिनों सिलेक्शन में कितनी चल रही है, ऐसी तमाम राजनीतियां हैं जिन पर मैं ना ही बोलूं तो अच्छा है, वरना जो सिलेक्ट हो गए हैं वो कुपित होंगे, और जो अब तक इंतजार कर रहे हैं वो कहे लगाएंगे। पर इंतजार वो भी कर रहे होंगे कि सही पैनल मिल जाए तो हम घुस जाएं भीतर।
तो वो अपन समझ में आ गया कि अध्यापकी अपने वश की बात नहीं है। यूपीएससी में साहब बहुत पढ़ना पड़ता है, पढ़ते हम बहुत हैं लेकिन हमारे पढ़े में अनुशासन नहीं है, हम में वो क्षमता नहीं थी। तो तमाम दरों से लौटाए और दुत्कारे गए लोग आखिरी में एक ही सराय में ठिकाना पाते हैं कि साहब कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो बोलने पढ़ने का थोड़ा बहुत काम कर लें। तो हम किसी काम के नहीं हैं। पत्रकारिता का प्रासाद बहुत उदार है जो उसने मुझे स्वीकार किया। पिछले 5-6 सालों में अब आपका ये बड़प्पन है कि आप इस तरीके से कह रहे हैं, हालांकि पहले वाले लाइन ठीक बोले कि जब कुछ नहीं कर सके तो आप इस पैसे में आ सकते हैं, ये वाली बात तो कुछ ठीक भी है। लेकिन मैं ये कह रहा था कि पिछले 5-6 सालों में आप कल्ट बन गए, आपने मुहावरा बदल दिया। ऐसा लोग कहते हैं और लोग मानते हैं, और वो मानते हैं तो गलत नहीं मानते। टीवी की दुनिया को रिप्लेस नहीं किया आपने, लेकिन एक विकल्प कम से कम हिंदी के समुदाय के लिए आपने ललन टॉप के माध्यम से इतना बड़ा खड़ा किया, और उसमें इतनी प्रयोगधर्मिता हाल के वर्षों में नहीं हुई। कोई संपादक जाना चाहेगा कि उसने क्या बदलाव किया। राजेंद्र माथुर से शुरू करेंगे, आधुनिक काल में वो सौरभ, आपने बहुत बड़े बड़े नामों के साथ मुझे जोड़ दिया। जुड़ेगा इसलिए कि आपने एक विकल्प दिया, और खाली वो नहीं विकल्प दी कि माध्यम का विकल्प है, आपने प्रयोग किए विषयों को लेकर के। और अब आप यहाँ तक आ गए हैं कि अब आप 3-3 घंटे का लॉन्ग फॉर्म इंटरव्यू कर रहे हैं। ये शॉर्ट फॉर्म के जब रील के जमाने में आप 3 घंटे का इंटरव्यू करना चालू कर दिए। कल आपके मित्र संतोष सिंह जी पूछ रहे थे कि मेरा एक सवाल पूछ दीजिएगा, और व्योमेश भाई का भी ये सवाल था, दोनों लोग का सवाल था कि इसके बाद क्या जो पाना चाहते थे पत्रकारिता में आकर के आपने इतने प्रयोग कर लिए, उस माध्यम का पूरा दोहन कर लिया, अब तो ठीक है यही आ गया, इसके बाद क्या? ये आपके 2 मित्रों का सवाल भी था और हमारा भी सवाल। मेरी 3 महत्वाकांक्षाएं हैं और यहाँ मैं बहुत ही सहजता और सावधानी के साथ मैं पर आ गया हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इस मैं की उम्र 40 साल और होगी, 40-50 साल, 42 का हो गया हूँ। आप लोगों को शायद सुन के ये थोड़ी सी छद्म मॉडेस्टी लगे, पर मैं पत्रकारिता से और ललन टॉप की भी पत्रकारिता से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूं। मैं ललन टॉप को शायद पासिंग मार्क्स दूं, 33-34%। कितना कुछ है जो अभी किया जाना बाकी है, भाषा के स्तर पर, विषय के स्तर पर, ट्रेनिंग के स्तर पर। ये तो एक चीज है जिसमें ललन टॉप में हम लोग लगातार नए नए प्रयोग कर रहे हैं। कितना सुंदर हो कि एक रोज आप क्लिक करें और आपको खेसारी या पवन या रितेश पांडे के किसी नए गाने का एक सुंदर समाजशास्त्रीय अध्ययन पढ़ने को मिले, जिसमें सुसन सोंटेग का भी जिक्र हो, जिसमें ग्रामशी का भी जिक्र हो, जिसमें श्रोडिंगर की थ्योरी भी हो, जिसमें महेंद्र पांडे भी हो, महेंद्र मिसिर भी हो, जिसमें विद्यापति भी हो, और आप पढ़ रहे हैं खेसारी का गाना और उस गाने में जो चीजें दिखाई जा रही हैं, ठीक है, और एट द सेम टाइम आपकी नाइंतिफाकी हो किसी दूसरे आर्टिकल में कि मुझे नहीं लगता कि अनोरा बेस्ट फिल्म है, अनोरा से भी बेहतर फिल्में पिछले 1 साल में बनी हैं। क्यों मुझे लगता है कि एमिलिया पेरेज जो एक फ्रेंच फिल्म है, स्पेनिश भाषा में बनी हुई, वो ज्यादा बेहतर फिल्म है, या क्यों द सब्सटेंस को ऑस्कर मिलना चाहिए था, या किसी और फिल्म को। लोक और शास्त्र के बीच बहुत सुगमता से आवाजाही कि आपने बादशाह या हनी सिंह का नया गाना सुना क्या, और कार्ला ब्रूनी के इस फ्रेंच गाने के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपने